नमस्कार दोस्तों, आज आप क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपने संधि के बारे में पढ़ा है। इस चैनल पर आपको जो भी वीडियो मिलेंगे, हो सकता है वो आपको इतने मज़ेदार नहीं लगे क्योंकि एकदम सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ बताया गया है। लेकिन ये मान के चलिए कि हर एक विषय को गहन अध्ययन करके उस पे वीडियो बनाया गया है और किसी भी तरह की कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया गया है। मेरा प्रयास ये रहता है कि आप अगर किसी भी विषय को पढ़ें तो आप किसी भी स्तर का क्वेश्चन आए उसको सोल्व कर पाएँ क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत कठिन प्रश्न आते हैं। तो किसी ट्रिक या किसी शॉर्टकट के ज़रिए अगर आप कुछ याद करते हैं, तो आप प्रश्नों को हल कर नहीं कर पाएँगे। इस वज़ह से मेरा प्रयास ये है कि उस किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक को पकड़ा जाए, उसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है, उसको जाना जाए। तो मेरे सारे वीडियोज़ में आपको उसका एक विस्तृत अध्ययन मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए उस चीज को समझा जाए और थोड़ा-सा रुकने का प्रयास कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार आपने उसका बेसिक समझ लिया और उसके बाद में वह विषय आप पढ़ेंगे, तो आप किसी भी स्तर के प्रश्न को हल कर पाएँगे। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है क्या? क्रिया है। किसी कार्य का होना अथवा करना इस वाक्य में पाया गया है। बच्चा रो रहा है, तो रो रहा है क्या है? एक क्रिया है। क्रिया के भेद कर्म, काल तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद किए गए हैं। सबसे पहले अपन कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ते हैं। अगर किसी क्रिया में, किसी वाक्य में कर्म पाया जाता है, तो वह सकर्मक क्रिया है और अगर किसी वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता है, तो वहाँ अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसकी परिभाषा की बात करें, जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। आप इसे ऐसे समझिए कि किसी वाक्य में अगर कर्म है तो वह सकर्मक क्रिया है और जहां पर कर्म नहीं है वहां पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे कि कपिल आम खाता है, तो यहाँ पर आम क्या है? यहाँ पर आम आपके एक कर्म है। चेतन पानी पी रहा है, तो पानी क्या है? पानी यहाँ पर कर्म है। तो अब हम पढ़ते हैं एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के बारे में। वे वाक्य जिनमें एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश खाना खा रहा है, तो यहाँ पे खाना केवल एक ही कर्म है। एक ही कर्म है तो ये क्या होगी? एक कर्मक क्रिया। जहाँ पे दो कर्म होंगे वो द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो छात्र और हिंदी यहाँ पर दो कर्म है। अब बात आती है कि कर्म को पहचाना कैसे जाए? तो इसके लिए कहते हैं कि क्या और किसको प्रश्न करने पे अगर जवाब मिल जाए तो वहां पर कर्म है। जैसे कि रमेश खाना खा रहा है, तो रमेश क्या खा रहा है? रमेश खाना खा रहा है। तो क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? तो यहाँ पर कर्म है और यहाँ ये एक सकर्मक क्रिया है। जिसमें क्या और किसको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है? तो इसमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि किसी भी एक ट्रिक से या फिर किसी भी एक शॉर्टकट से तरीके से भाषा को पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि भाषा की कोई ट्रिक या शॉर्टकट नहीं है। इसलिए अगर आप भाषा को पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चल के उसके अपवाद जरूर आएंगे। तो अगर क्या और किसको केवल यहाँ तक कि आप उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं तो सामान्य उदाहरण तो आपसे हल हो जाएंगे, लेकिन जो कठिन प्रश्न आएंगे उनको आप हल नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अपन ये मान के चलिए कि हर एक उदाहरण आपका क्या और किसको के प्रश्न से हल नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा ना उदाहरण सोल्व करके ये समझने का प्रयास कीजिए कि कर्म होता क्या और कर्म को अपन कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे कि यहाँ पे साफ दिख रहा है, दो एग्जांपल में बच्चा रो रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई कर्म यूज में नहीं आया, लेकिन रमेश खाना खा रहा है, तो क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, तो खाना कर्म आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई होना चाहिए। इस केवल प्रश्न के माध्यम से ही नहीं, आपको वैसे ही इतना अभ्यास होना चाहिए कि आप उस कर्म को आइडेंटिफाई कर ले। मैं आगे इस बारे में अपन आगे और बात करेंगे और इसको विस्तृत तरीके से समझेंगे। अभी अपन सामान्य तौर पर एक क्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद देखे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में आपने पढ़ा, जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। दूसरी क्रिया वह आती है जिसमें कर्म नहीं होता है, उसे
अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात जब किसी वाक्य में कर्म के नहीं होने पर भी कर्ता और क्रिया से ही वाक्य का पूर्ण भावार्थ स्पष्ट हो जाता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा रोता है तो इसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, बिना कर्म के भी यह वाक्य बन रहा है तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया हो गई। अब दूसरा, काल के अनुसार क्रिया के भेद। भाई कोई क्रिया किस काल में हो रही है उस आधार पर क्रिया के तीन भेद है: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। कोई एक्शन अगर पास्ट में हो रहा है तो वह भूतकालिक क्रिया होगी, जैसे रमेश जयपुर गया था, मैं खाना खा चुका था। तो पास्ट में कोई कार्य हो रहा है तो वो भूतकालिक क्रिया है। वर्तमान में हो रहा है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, वह खेल रहा है, तो ये वर्तमान में कार्य हो रहे हैं तो वो वर्तमानकालिक क्रिया हो गई। भविष्यकालिक क्रिया, जो भविष्य में कार्य होंगे वहां पे जो क्रिया प्रयोग में आ रही है तो वह भविष्यकालिक क्रिया हो गई। आगे अपन देखते हैं प्रयोग अथवा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्न 5 भेद माने जाते हैं। पहला है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। इसके साथ संयुक्त क्रिया पढ़ते हैं ताकि आपको सामान्य क्रिया समझ में आ जाए। संयुक्त क्रिया क्या है? जब किसी वाक्य में एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है तो वहां पर संयुक्त क्रिया मानी जाती है। अब देखिए, जैसे सामान्य क्रिया का मतलब ये हो गया वह विद्यालय गया, तो केवल एक ही क्रिया आ रही है गया, तो ये क्या है? सामान्य क्रिया है। सुरेश गाना गा रहा है, तो गा और रहा दो क्रियाएं आ रही है तो ये क्या हो गई? संयुक्त क्रिया। रमेश नहाया, एक ही क्रिया ही, एक ही शब्द से एक ही क्रिया आ रही है तो ये सामान्य क्रिया हो गई। वह रोने लगी, तो ये मान के चलिए क्रिया को रिप्रेजेंट करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, रोने और लगी। रोना क्रिया आ रही है और लगना क्रिया आ रही है, तो रोने लगी दो क्रियाएं आ रही है तो वह संयुक्त क्रिया है, और केवल एक ही क्रिया आ रही है तो वह सामान्य क्रिया है। तो साथियों, आगे हम नाम धातु क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी वाक्य में वास्तव में किसी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, जबकि किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों को क्रिया की तरह काम में लिया जाता है, वहां नाम धातु क्रिया मानी जाती है। मतलब जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बन रही है उनको क्रिया के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है तो वह नाम धातु क्रिया मानी जाती है। जैसे कि हाथ एक शब्द, हाथ से हथियाना बन गया। अपना एक सर्वनाम है तो अपना से अपनाना बन गया। एग्जाम्पल से समझते हैं, लड़की शर्माने लगी, तो शर्म से शर्माने का प्रयोग हुआ ना, तो शर्माने क्या हो गई? एक नाम धातु क्रिया हो गई। ये संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनने वाली क्रियाएं हैं, इसलिए इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। वह मुझे जुठलाने लगा, झूठ से जुठलाने क्रिया बन गई यहाँ पे, तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। अगली क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जब किसी वाक्य में कर्ता अपनी इच्छा से कार्य नहीं करके किसी दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। खुद कार्य नहीं कर रहा है, कोई दूसरा कार्य करवा रहा है। रमेश सुरेश से पत्र लिखवाता है, शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो लिखवाता, पढ़वाता, ऐसे जहां शब्द आ रहे हैं तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणात्मक क्रिया होंगी। जहां पे खुद कार्य नहीं करके कोई दूसरा कार्य करवा रहा है तो वहां पर प्रेरणात्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। जब एक कार्य होने के बाद कोई दूसरा कार्य होता है वहां पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। जैसे मोहन अभी सोकर उठा है, वह खाना खाकर सो गया। मैंने पहले उसने खाना खाया और फिर उसके बाद वह सो गया, खाकर सो गया, खाकर, सोकर, पीकर, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है और आपको यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि एक कार्य होते ही दूसरा कार्य हो गया तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्रिया का एक अन्य भेद भी है, सजातीय क्रिया। जब किसी वाक्य में कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हुए तो वहां पर प्रयुक्त क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे कि मोहन खाना खा रहा है, यहाँ पे खा एक धातु है, तो खाना यानी कर्म भी खा धातु से बना हुआ है, और खा, खा रहा जो खा है ये क्रिया भी खा धातु से बनी हुई है। तो एक ही धातु से बनी हुई क्रिया क्या होती है? सजातीय क्रिया होती है। जैसे कि अशोक ने लड़ाइयां लड़ी, तो ये दोनों एक ही धातु से बन रहे हैं, कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बन रहे हैं तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। तो आपने अभी क्रिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो केवल इतने ज्ञान से आप क्रिया के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो सामान्य प्रश्न है उनको हल कर सकते हैं।
कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कन्फ्यूजिंग हैं, उनको कैसे हल किया जाए इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्रिया के प्रश्नों को भी हल करेंगे और जो कठिन प्रश्न हैं, उनको कैसे हल किया जाए। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो सामान्य नियमों की जानकारी होने के बाद में भी हल नहीं होते, उन प्रश्नों के बारे में विचार करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।